दुनिया भर के बाजारों से आज है हल्की सुस्ती और कमजोरी के संकेत। और कल के सीमित दायरे के ट्रेडिंग सेशन के बाद आज हफ्ते के आखिरी दिन क्या रहेगी रेंज और क्या करें आप अगले हफ्ते की पोजीशन रहेगा, इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। वीकेंड है अनिल जी, ट्रंकेटेड वीक रहा, उसका तो एटलीस्ट रिलीफ है। हम तो गए नहीं इस हफ्ते नहीं लग ही नहीं रहा, पर आज शायद काम करना पड़ेगा। जिस हिसाब से मार्केट सुस्ती रहेगी, डल नहीं रहेगा। आराम का ही दिन ठीक है। तो चलिए आराम के दिन जो ट्रिगर से देख लेते हैं। कोई खास बड़ी तेजी या बड़ी मंदी के संकेत तो फिलहाल दिख नहीं रहे हैं। अमेरिका में 350 पॉइंट की कमजोरी हुई है। हाँ, कमजोर जरूर है, थोड़ी उम्मीद से ज़्यादा। 200 पॉइंट तक कमजोर थे डाउ फ्यूचर्स, उससे थोड़ी ज़्यादा कमजोर हुए। दिन के निचले स्तरों पर जाकर बंद हुए। 3 दिन के हाई पर बंद होने के बाद दिन के निचले स्तरों पर जाकर बंद हुए हैं अमेरिकी बाजार। डॉलर इंडेक्स 112 के आसपास थोड़ा सा ऊपर बनता हुआ दिख रहा है। कच्चा तेल $94 के आसपास है। और साथ ही वर्ल्ड बैंक ने भारत का जीडीपी अनुमान घटाया है। ये मत सोचिए भारत का घटाया है, पूरी दुनिया का घटाया है। ये आपके लिए। और बिजनेस अपडेट्स जो आते दिख रहे हैं, टाइटन, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के दमदार दूसरी तिमाही के अपडेट आते हुए नजर आ रहे हैं। इन पर भी हम विशेष चर्चा भी करेंगे आपके लिए। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों ट्रिगर्स जिस पर करना है आपको फोकस। नई वीकली एक्सपायरी भी शुरू हो रही है। कल तो हमारे बाजारों ने होल्ड आउट करा, थोड़े टुवर्ड्स एंड हम देख रहे थे कमजोर ग्लोबल संकेत थे। फिर यूएस में भी गिरावट हुई। एक बार पहले थोड़ा ग्लोबल सेटअप समझ लेते हैं सर, फिर हमारे बाजारों पर भी बात करेंगे। अपडेट्स तो खाली चाइना में ही चल रही ना, चाइना में ही चल रही, कल कहीं नहीं छुट्टी थी। बाकी सब तो खुले हुए थे। कल सब खुले हुए थे, सिर्फ चाइना ही बंद है एक हफ्ते से। बताएं सर, 350 अंक फिसला है डाउ, थोड़ा उम्मीद से ज्यादा था। वापस सेक्टोरल गिरावट थी, अक्रॉस द बोर्ड हमने सेलिंग देखी है। और आज तो उनका जॉब्स डेटा भी आने वाला है। लग रहा है कि ठीक ही रहेगा, उतना खराब नहीं रहेगा जितना शायद जिससे बाजार खुश हो। करेक्ट। मतलब दीप ऐसा है कि नए ट्रिगर्स नहीं है तो पुराने पे काम, पुराने पर ही काम चल रहा है। पुराने में क्या देख रहे हैं हम, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ा है। हाँ, ठीक है, 111 के नीचे था, 112 के ऊपर आ गया, तो थोड़ा सा वो कमजोर है। बॉन्ड यील्ड 4.75 से 3.75 से 3.8085 के आसपास आ गए, तो थोड़े से वो बढ़ गए। ठीक है। कच्चा तेल हमारा वही 94-95, खैर वो हमारे लिए ट्रिगर अमेरिका के लिए तो है नहीं। और बाकी आज जो डेटा आने वाले बेरोजगारी के और रोजगारी के दोनों ही, तो उनके ऊपर थोड़ी सी शांति है। सो आई थिंक ग्लोबली ऐसा कोई बहुत बड़ा, अब 350 पॉइंट का कट हमें दिख सकता है कि ऐसा बड़ा लग रहा हो। पहली चीज़ तो 200 तो वैसे ही पता था गिरने वाले। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि 3 ट्रेडिंग सेशन में आप देखिए, अगर डाउ 1600-1700 पॉइंट बढ़ा है तो 300 पॉइंट घटेगा नहीं, 400 पॉइंट घटेगा नहीं, तो वैसा ही है। और दूसरा ये कि बड़ी बात क्या है दीप, बड़ी बात ये कि घटना बढ़ना, इससे ज़्यादा ये कि अब ग्लोबल मार्केट्स को, स्पेशली अमेरिका को नया ट्रिगर चाहिए ऊपर जाने या नीचे जाने के लिए। शायद आज वो नंबर से आता हुआ दिखे, या फिर डॉलर इंडेक्स या फिर कोई और कमोडिटीज वापस उस पर एक्शन दिखा रहे। सो आई थिंक वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में है। सो और आप डाउ फ्यूचर भी देखिए, कितने दिनों बाद आप डाउ फ्यूचर को 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे की रेंज में देख रहे हैं। कितने दिनों बाद? बहुत समय हो गया है ना, बहुत समय। नहीं तो उछल कूद करते हैं, 100-150-200 पॉइंट ऊपर नीचे मिलते हैं। तो इस वक्त है ना, मतलब एक्सटेंडेड वीकेंड है ये समझ लीजिए। तो वहाँ सुस्ती वाला माहौल है, किसी को कुछ करने का खास मूड है नहीं। न 300 पॉइंट 350 पॉइंट घटने से बहुत मंदी सोचिए, और नहीं कोई बड़ी तेजी के लिए कोई ट्रिगर बनना। तो नेक्स्ट ट्रिगर जब तक आता है, शांति से आराम से बैठिए, सही लेवल पे एंट्री कर लीजिए। इंडेक्स में सही लेवल पर इंडेक्स का एंट्री करने का मौका नहीं मिलता, रेंज छोटी रहती है, तो बेटर है फिर स्टॉक्स में जाइए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन शिफ्ट हो जाएगा अब आपका, स्टॉक स्पेसिफिक। दूसरी बात, ग्लोबल मार्केट्स में, हालांकि दिवाली तो हमारी आती है, लेकिन हम ग्लोबल मार्केट्स का भी अब से लेकर दिवाली तक पॉजिटिव साइड पे रखिए। बीच बीच में कभी कभार 1-2 झटके ऐसे लगेंगे, उन झटकों में लेना ही है, मौका बनेगा, लेना ही है उसमें। मतलब उसमें कंफ्यूजन नहीं करना, कुछ भी लेने का ही ध्यान रखना है। अगर समझो किसी दिन अचानक से 500-600 घट जाए और आपको दिखे 150-200 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी नीचे है, अपने पता अपने लेना है, समझ गया, ठीक है। और कुछ से अच्छे लेवल पे ऊपर आ गए, समझो 17,500-600 आ गए, वहाँ एक बार प्रॉफिट बुक कर लो, वापस इंतजार करो। तो ये लेन देन वाला काम करते रहे, व्यू ऊपर की तरफ रखें। तो ग्लोबल मार्केट से कोई परेशान फिलहाल होने की जरूरत नहीं। कोई बड़ा ट्रिगर अगर डॉलर इंडेक्स से आ गया तो वो नजर रखनी, उसके अलावा कोई टेंशन नहीं।
अंडरस्टूड। तो ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट्स एक तरह से न्यूट्रली मान लिया। हाँ न्यूट्रल है, न्यूट्रल से हल्के नेगेटिव मान लो, न्यूट्रल मान लो, जो मानना है मान लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, मतलब हम उतना भाई देखो 150 पॉइंट ही तो आपको गिनना है। हाँ। 200 तो आप ऐसे ही नीचे थे जी। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात यही, अगर समझो हमारी मिडवीक ट्रेडिंग सेशन में छुट्टी नहीं रखते आप, हाँ, तो हम और ऊपर उस दिन आप 17,500 वैसे ही हो जाते, बिल्कुल हो जाते, ठीक है ना। यस। और 17,500 होके अगर आप 17,200 300 आ जाते तो आपका हल्का फुल्का करेक्शन हो जाता। अब हम कल ऑलरेडी कम बढ़े हैं, यस, तो हम थोड़ा डिस्काउंट कर चुके हैं, थोड़ा आज कर लेंगे, है ना। नहीं तो जितना 800 पॉइंट की तेजी पे अमेरिका पे हमको बढ़ना था, हम बढ़े क्या। कितने समय बाद दीप पहली बार ऐसा लगा कि हमने डे टू डे बेसिस पे अमेरिकी बाजारों को अंडर परफॉर्म किया है। यस, कल जितनी तेजी, फ्रेंकली मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ, मेरी उम्मीद से तो कम है। मुझे तो कल लग रहा था एक बार 17,500 आ जाना चाहिए, बिल्कुल। एक बार तो दिखाता था स्क्रीन पे, लेकिन नहीं दिखाया। वो मेरा कैलकुलेशन शायद बैठा नहीं। फिर मैं सोच भी रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, तो जवाब मुझे कोई खास मिला नहीं, लेकिन एक चीज़ का समझ में आया जी। और ये चीज़ एक्चुअली मैं कई बार ये वाली गलती कर देता हूँ दीप, और बाद में मुझे ख्याल आता है कि मैं भूल कैसे गया, और इसलिए मैं ये बता भी इसलिए रहा हूँ, कई बार अगर मैं वापस से कर दूँ तो भी आप लोगों को याद रहे। और वो एक्सपायरी के दिन वाली गलती। कभी कभी क्या होता है कि एक्सपायरी के दिन डेटा वैसा, डेटा के हिसाब से मार्केट बिहेव नहीं करता। ये चीज़ मैंने नोटिस की। राइट सर, ये होता है, और स्पेशली मंथली एक्सपायरी पे ज़्यादा होता है। और इसलिए मैं बहुत बार अब है ना मंथली एक्सपायरी के दिन या उसके आसपास कॉल्स देने से बचता हूँ। यस सर, स्टॉक्स पे हुआ या इंडेक्स पे स्पेशली। लेकिन अब ये चीज़ वीकली एक्सपायरी पे होने लगी। क्यों होने लगी है, उसका रीज़न फिर मैंने कल देखा रात को। मैंने कहा अब 17,500 तो जाना चाहिए था कोई भी हिसाब से। कल तो ऐसा था ही नहीं कि इतना ना बढ़े, हम इतना कम क्यों बढ़े, डे लो पे क्यों बंद हुए जी। लॉजिक तो है ना, अगर अपने मतलब अपना डायग्नोसिस सही नहीं भी कर पाए, कम से कम पोस्टमार्टम तो सही करना चाहिए। बिल्कुल। बीमारी तो पहले पकड़ में नहीं तो आदमी गया कि वो तो पता चल जाए कम से कम। बिल्कुल, एटलीस्ट कुछ काम तो ठीक हो। तो फिर कल ये समझ में आया कि भाई देखो, दो चीज़ है, एक तो वीकली एक्सपायरी का दिन, तो फिर दिमाग में दूसरा सवाल आया, ये तो वीकली है, मंथली में तो समझ में आता है। फिर उसका भी जवाब मिला। जवाब ये मिला भाई साहब, वो जमाना चला गया जब मंथली वीकली एक्सपायरी पे इतने से डेटा होते थे। अब तो बड़े बड़े डेटा आ रहे हैं, मंथली से ज़्यादा वीकली में होने लगे। कल हम ये बात कर ही रहे थे, एक करोड़ शेयर। सो अब वीकली एक्सपायरी को भी इज्जत देना सीखो, ऐसा मेरे को आदेश आया है। कि भाई उस दिन थोड़ा सा ओवर एग्रेसिव होने के बजाय वो पोजीशन देखना जरूरी है। ये नई सीख है, ये सीख है, लर्निंग है। ये साल वही है। वैसे तो हर रोज ही है, ये गलत फहमी कोई होना है, लेकिन क्या होता है कई सारी चीजें ऐसी जो पुरानी सीखी हुई है ना, मतलब है ना, प्रॉब्लम वाले नया सीखने में नहीं है। प्रॉब्लम दीप है ना, नया सीखने से ज्यादा पुराना जो सीखा हो उसको कैसे भूले, अनलर्न करके। अनलर्न, वो बहुत बड़ी समस्या है। तो MBA है ना, मैंने बद्दू आवड़े छे, सब आता है। तो प्रॉब्लम वो है, सब आता है, और जो सीखा, और अच्छा दिक्कत भी होती है, जो सीखा वो बहुत मेहनत से सीखा, 30 साल लगा के सीखा, अब आप बोलो भूल जाओ, कैसे भूल जाए भाई। बिल्कुल, है ना, नहीं सही तो बात है। वो बड़ी समस्या है। अब धीरे धीरे ये भी सीख रहे हैं कि पुराना कैसे भूलना है। अच्छा है, मजा ही मार्केट का यही है कि हमेशा आपको कुछ एक तरफ से तो अगर आपको नेगेटिव होना है तो आप यार ये क्या, मार्केट में कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता, तो आप दुखी हो जाओ मतलब। और दूसरी तरफ ये है कि क्या मार्केट है यार, हर रोज कुछ सिखाता है, वैसा है। सो हम कल मैं बहुत लेट तक जगा था एक्चुअली। अच्छा, एक्चुअली एक तो वो डेटा भी इसने बहुत लेट भेजे, कल आए काफी लेट आए थे। मेरे ख्याल से 12:15 बजे के आसपास आए थे, 12:14 पे मेल आई थी। और फिर तब तक जब तक डेटा नहीं आया तो मैं ऐसे ही देख रहा था, सोच रहा था कहाँ गड़बड़ हुई, पता चल समझ में आई। ठीक है सर, चलिए तो इस पर रहेगा नजर। पर एक बात जो आपने कही कि अब थोड़ा एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा हो सकता है, और आज की स्ट्रैटेजी बात करें उससे पहले एक दो स्टॉक्स पर व्यू ले लेते हैं, क्योंकि अपडेट्स आ रहे हैं लगातार और कंजम्पशन पर ही ज्यादा फोकस रहा है। इसी के अपडेट्स उतने खास नहीं रहे, बट कल के जो कंजम्पशन कंपनीज के अपडेट आए ये उतने खराब नहीं है जितना रिसेंटली हमने देखा। टाइटन तो बहुत ही जोरदार है, टाइटन के चाहने वालों की कमी है ही नहीं। करेक्ट, दो चीजें बोलता हूँ जो टाइटन के पक्ष में जी। पहली चीज टाइटन स्पेसिफिक है, दूसरी सेक्टर स्पेसिफिक। ओके, टाइटन स्पेसिफिक क्या है, साल दर साल आप देखेंगे ज्वेलरी सेगमेंट में 18% की ग्रोथ आई है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वॉचेस और वेयरेबल्स, स्पेशली वॉचेस सेगमेंट में 20% की ग्रोथ बहुत दमदार है। यस सर। और टाइटन का कोर बिजनेस जहाँ से टाइटन शुरू हुआ वो घड़ियों का है। हाँ। और घड़ियाँ अगर 20% ज़्यादा बिक रही है, जिसमें इतनी ग्रोथ की उम्मीद किसी भी को भी नहीं है,
जो टाइटन ट्रैक करते हैं वो सब जानते हैं यस सर, कि फ्लैट रहेगा, फ्लैट रहता है। लेकिन टाइटन की घड़ियां जो बिकी वो एक अलग तरह की चीज दिखा रहा है। और टाइटन की घड़ियां मिड सेगमेंट वाली भी है जी, करेक्ट, और थोड़ी हायर। तो आपको कंजम्पशन जो आता दिख रहा है घड़ियों का वो रूरल वाला भी मिल रहा है। रूरल से मतलब टाइटन के लिए रूरल डिस्ट्रिक्ट लेवल का रूरल है ना, टियर 2 टियर 3 टियर 3 सिटीज उनके लिए एक तरह से रूरल हो, सेमी अर्बन। तो मेरे ख्याल से उस हिसाब से टाइटन बहुत बढ़िया नंबर्स हैं। स्टॉक वैसे थोड़ा कल चला है लेकिन फिर भी और चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। दूसरा नंबर, हाँ दूसरा रीजन, एक तो टाइटन इस पे, दूसरा एक और रीजन इंटरेस्टिंग, टाइटन को आप थोड़ा एफएमसीजी मान सकते हैं, कंजम्पशन रिलेटेड मान सकते हैं। कंजम्पशन हालांकि अलग है, वन ऑन वन नहीं है ऐसा, लेकिन कोरिलेशन जो मैं कर रहा हूँ, समझो मैरिको और अभी और कल किसने दिया था, गोदरेज है ना, ये बहुत सारी कंपनियां ऐसी जो कंजम्पशन वाली है वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही। और अगर किसी को कंजम्पशन वाले सेक्टर पे ही एलोकेशन रखना है तो वो एलोकेशन थोड़ा शिफ्ट हो सकता है, डिस्क्रिशनरी पर ज्यादा आ सकता है। एग्जैक्टली भाई मुझे कंजम्पशन में ही रहना है तो जहां कंजम्पशन हो रहा है वो खरीदूं। तो कोई एक फंड मैनेजर दूसरे स्टॉक से पार्शियली टाइटन में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी चीज ये कि ज्यादातर लोगों को भाव के हिसाब से शॉर्ट लगता है, और शॉर्ट है नहीं, तो आई थिंक टाइटन ठीक करना चाहिए। दूसरा है स्टॉक डाबर का। अब गोदरेज और मैरिको से कंपेयर करेंगे तो डाबर के नंबर बिल्कुल उस हिसाब से खराब नहीं। मार्जिन पर प्रेशर है, सबके ही है, इनके भी है। सो स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि आजकल वो स्टॉक में वो फैंसी और लाइमलाइट ग्लैमर चला गया, अब चला गया। हाँ, एक वंस अपॉन अ टाइम डाबर बड़ा, अब आजकल बड़ा सुस्त सा हो गया स्टॉक। सो किसी का इंटरेस्ट ज्यादा है नहीं, रिकमेंडेशन में भी हार्डली आता, तो वो बड़ा सुस्त वाला हो गया। तो आई डोंट नो स्टॉक मार्जिन कमजोर होने पर रिएक्शन देगा या क्वार्टर ऑन क्वार्टर दूसरे कंपनियों के मुकाबले में ग्रोथ बेहतर रही उस पर देगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ बाकी दो कंपनियों के मुकाबले में इनके नंबर बेहतर है। एक और छोटी कंपनी के आए थे, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। लगातार मैं ये क्वार्टर के नंबर छोटे बैंक्स, एनबीएफसी, इनके देखिए क्या गजब के नंबर है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एडवांसेस तिमाही दर तिमाही 5%, डिसबर्समेंट 19% बढ़कर आए, क्वार्टर नंबर मैं साल दर साल तो बोल ही नहीं रहा। तो हर एक लिहाज से इक्विटास के नंबर बहुत ही तगड़े हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ओवरऑल ये नंबर्स ठीक है जो ज्यादातर आए हैं कल मार्केट बंद होने के बाद, अच्छे नंबर। चलिए, अपडेट्स तो ज्यादातर आपके अच्छे ही आ रहे हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है। अब देखते हैं बाजार यहाँ पर क्या रिएक्शन दिखाता है। आइए सर, फिर आज की स्ट्रैटेजी और सेटअप समझते हैं। आज की स्ट्रेटेजी में दीप एक ही काम करना है जी, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ठीक है, और बाकी सब न्यूट्रल। नेगेटिव है ग्लोबल, पॉजिटिव है ट्रेंड, बाकी सब न्यूट्रल है। FIDI, FNO सेंटीमेंट, ठीक है, ये सब FIS के डेटा यही बात करना चाहता हूँ मैं आपसे। बात करनी है, हाँ करनी है, क्योंकि कल जो दिखा आपको गैप से खुलने के बाद 100 पॉइंट की रेंज में निफ्टी और 300 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ने टाइम पास किया जी। मतलब लोगों को समझ ही नहीं आया कि इंडेक्स पे करना क्या है। लो तो बढ़ता नहीं है, दो तो घटता नहीं है, आखिरी आधा घंटे का छोड़ दो जो थोड़ा नीचे आया, अदरवाइज 17,400 के आसपास 25-30 ऊपर 25-30 ऊपर दिन भर टाइम पास हो गया। क्यों हुआ? हाल ही के दिनों के, मतलब महीने भर के मैं कह सकता हूँ सबसे छोटे आंकड़े आए कल के FIs के एक्शन के। स्टॉक्स 280 करोड़ के खरीदे FIs ने कैश में, सामने 95 करोड़ के और खरीदे, तो नेट आपकी करीबन समझ लो 450 करोड़ की खरीदारी FIs की है। सामने 175 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेच दिए जी। तो मतलब कोई खास 150-200 करोड़ में क्या आना जाना है, ठीक है। लोकल फंड की खाली 44 करोड़ की बिका। तो बड़े दिनों बाद बहुत ही छोटे आंकड़े, 4 डिजिट का नंबर ही है, लेकिन इन सब के बीच में 5 डिजिट का एक नंबर आया है, वो है ऑप्शंस का 11,065 करोड़ का। अचानक से ये नंबर कहाँ से आया समझ में नहीं आया। मैं अंदर घुस के बहुत खंगालने की कोशिश भी की जी। ओपन इंटरेस्ट घट कर आया है, तो कुछ तो ये कि शॉर्ट कवरिंग हुई है वीकली एक्सपायरी के दिन। अब मुझे ऐसा लग रहा है दीप, एक और चीज़ जो कल मैं सोचा था नंबर देख के, और वो ये है कि अब ऑप्शंस के डेटा में बड़े आंकड़ों की आदत डाल देनी चाहिए। यस सर। अगर 1-1 करोड़ शेयर ऑप्शंस में 1-1 स्ट्राइक प्राइस पर, 3 या 4 स्ट्राइक प्राइस पर अगर पड़े हैं वीकली एक्सपायरी के दिन, तो वॉल्यूम आएगा और उसमें बड़ी खरीदारी, बड़ी बिकवाली के आंकड़े आएंगे। सो इससे मार्केट डायरेक्शन नहीं लेना है, इससे मार्केट एक्टिविटी का अंदाज लगाना है। एब्सोल्युटली। तो इसलिए 11,000, कई बार क्या होता है आजकल, एक तो क्या वो पुरानी आदतें पड़ी है,
एफआई ने दमदार खरीदारी की है वायदा कारोबार में। देखिए 10,000 करोड़ 11,000, अरे भाई ये 11,000 करोड़ के काम के नहीं है। एग्जैक्टली काम के नहीं है ये, दिन दिन में निपट जाने वाले हैं। बिल्कुल, ये दोनों तरफ के हो सकते हैं। काम के आंकड़े क्या है? एफआई की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 19% से 20% हुई है। अब सोचो अगर 11,000 करोड़ के ऑप्शन एफआई खरीदे तो क्या सिर्फ 1% बढ़ना चाहिए? जवाब है ना। सो अल्टीमेटली इन बड़े आंकड़ों को, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बड़े बड़े खरीदारी के आंकड़े हो वापस एफआई आ गए इंडिया में, जोर से देखो 10-12,000 ना, इस चक्कर में पड़ना मत। यस, इसकी कुछ वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं। ये ट्रेडिंग वाले आंकड़े, एल्गो वाले आंकड़े, प्रोग्राम ट्रेडिंग जो करते हैं, इंडेक्स में खरीदारी बिकवाली करे, वो वाले आंकड़े हैं, बाकी और कुछ नहीं। इसलिए अपने काम के आंकड़े जो मैं आपको बता दूंगा, ये वाले पे जाना मत, क्योंकि क्या है, लोग बाग भरोसा नहीं ना दीप, ये देख के बोले अरे वाह मोटी खरीदारी की, फिर से आगे गोरे, वो सब चक्कर में मत पड़ो, सब में ना पड़ो। ठीक है, तो बाकी तो सारे मेरे। अब आइए सपोर्ट बता दूं। निफ्टी 17,175, 17,200। अगर हम 17,275 के नीचे जाकर ट्रेड करते हैं तो पहले तो 17,275 ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां आप खुलेंगे उसके नीचे नहीं खुलने चाहिए। अगर खुलते हैं तो फिर 17,175, 17,200 पहला सपोर्ट रेंज है जो मेरे ख्याल से होल्ड होगा। इन केस गलती से अगर हमने तोड़ दिया तो 17,100, 17,125 मजबूत खरीदारी की है जगह। ऊपर की तरफ 17,375, 17,425 हल्की फुल्की रुकावट पार करना वैसे आज मुश्किल दिखता, हो गए तो 17,450 से 17,525 तक की यात्रा करने की कोशिश निफ्टी कर सकता है। बैंक निफ्टी 38,900, 39,050 पहला सपोर्ट रेंज है आपके लिए, और उसके नीचे 38,500 से 38,650 की रेंज होगी। सारे याद दीजिए, सारे लेवल्स। जिस दिन मुझे लगता है कभी कभी लेट आता है ना मेल, तो उल्टा और ज़्यादा काम हो जाता है, रिवीजन होता है। ठीक है, तो ये है आपके लिए 39,500, 39,600 आपके लिए ऊपर पहली रुकावट की जगह है। 39,550 की बात कल भी हम बात कर रहे थे, 39,600 आई बनाकर वहीं रुक गया। इसके पार निकले तो 39,700 से 39,900 की रेंज है, जहाँ प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों आ सकती है। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की बड़ी रेंज। ठीक है, अब सपोर्ट लेवल दे देता हूँ। 17,331 पे आप बंद हुए, 17,275, 17,200, 175, तीन छोटे लेवल है। 17,125, 100, 17,025 सिर्फ 6 लेवल, ज़्यादा लेवल की जरूरत ही नहीं है, दिए भी नहीं है। ऊपर की तरफ 17,331 से गिनिएगा, पहला टारगेट है आपका, पहला ऊपर का लेवल है 17,360 बनता है, मैंने स्किप कर दिया। 17,380, 17,400 और 425 तीन विजिबल छोटे लेवल है। इसके पार 17,450, 500 और 525। तो बहुत बड़ी रेंज वाला ट्रेड आज मैं देख नहीं रहा। अगर हो जाए ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं देखा कभी कभी फिर नया सीखेंगे कुछ, आज वैसा है। बैंक निफ्टी आप बंद हुए 39,300 के आसपास, 39,282 बंद हुए। पहला सपोर्ट जो आपका बनेगा वो 39,200, 39,125 और 39,050 तीन विजिबल सपोर्ट है। ठीक है, अगर इसके नीचे जाकर ट्रेड किया तो 38,900, 38,825 और उसके बाद 650, 500, ये सारे लेवल से। उतनी बड़ी रेंज नहीं है सर, उतनी बड़ी रेंज भी नहीं है। रेंज आज बड़ी यूजुअली हमें बैंक निफ्टी आज डेटा में दिख नहीं रही बड़ी, ये तो ये भी मैंने थोड़े जोड़ दिए। जैसे 39,500 की, 38,500 की जरूरत ही नहीं है नीचे, इवन तो 38,650 बहुत हो गया, मतलब बहुत हो भी। सो आई थिंक 38,900, 39,050 की जो पहली सपोर्ट रेंज है वहीं पर रुक जाएगा। बट क्या है, यू नेवर नो, आजकल ग्लोबल वॉलेटिलिटी बहुत है, सुस्ती अचानक से अब देखो भागना शुरू किया, डाउन है, थोड़ा थोड़ा ग्रीन हो रहा है। तो बेटर है कि फिर आप आराम से देखो क्या है क्या नहीं। ठीक है, अब आइए ऊपर की तरफ। 39,325, 400 और 550 और 600, ये चार लेवल ऐसे हैं जो कल के आपने देखे हैं, तो ये कल तक की रेंज वाले लेवल है। 39,700, 800 और 39,900 बड़े लेवल बैंक निफ्टी पे आपके सारे के सारे। डन। डेटा बाकी तो खैर हमने डिस्कस कर, इंडेक्स 19 से 20 हुआ। ठीक है, पुट कॉल रेशियो थोड़ा हल्का हो गया एक ही दिन में, बढ़िया है। निफ्टी का 1.07 है, बैंक निफ्टी का 0.91 है, विक्स 1% घटा है, बढ़िया है। लॉन्ग पोजीशन कल जो स्टॉप लॉस दिया आज भी वही दूंगा। इंट्राडे में ज़्यादा बड़ा आपको नहीं रखना, 17,250 का रखिए। क्लोजिंग 17,100 का है, कल भी यही था, आज भी यही, कोई बदलाव नहीं। बैंक निफ्टी कल भी यही था, आज भी यही, 38,900 इंट्राडे, क्लोजिंग 38,600। ठीक है, शॉर्ट साइड पर थोड़ा सा बदलाव किया, कल थोड़ा ऊपर का दिया था 17,500 दिया, आज 17,450 ही कर लिया, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। वैसे तो क्लोजिंग दी 17,325 होता है, जो कल हम बंद हुए जहाँ पर, याद है 17,325 के। अगर आज अगर आप फ्लैट भी बंद हो जाते हैं तो आपने 17,325 को निर्णायक तौर पे पार कर लिया।
तो ये लेवल होल्ड करना है, ये लेवल होल्ड करना है, नेगेटिव बंद नहीं होना बस। नेगेटिव में भी 5-7-10 पॉइंट की छूट है, इससे ज्यादा मत होना, यहीं पर है, इससे ज्यादा मत होना बस। 17,300 से नीचे मत होना बस, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो रिकॉर्ड बैंक निफ्टी के तो 39,550 थोड़ा दूर है, अभी देखते हैं क्या होता है। सो स्टॉप लॉस आज मैंने कल के हाई पर रखा है 39,625 इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पे। क्लियर है, ठीक है सर, निकल कर आ गया। नई पोजीशंस खरीदना है निफ्टी 17,175 17,200 रेंज में आ जाए तो मौका मत छोड़िएगा, ले लीजिएगा वहां पर। और स्टॉप लॉस आपका जो होगा वो होगा 17,075 का। टारगेट जो बनेंगे दीप 17,275 और 325 दो छोटे टारगेट, 17,360 17,400 मीडियम टारगेट, 425 और 450 फाइनल टारगेट। ज़्यादा लालच नहीं आज, थोड़े लेवल है छोटे छोटे, ठीक है। बेचना है जरूर बेचिए, बेचने के लिए बढ़िया जगह है 17,425 कल के हाई से लेकर 17,500 की रेंज में धीरे धीरे मौका मिले बेचिए। 17,575 का स्टॉप लॉस लगाइए, 17,380 360 और 325 तीन छोटे टारगेट, 275 और 200 बड़े टारगेट, बस 5। आज लेवल बहुत कम, लेवल्स कम निकल रहे हैं आज, कुछ ज़्यादा कुछ करने का है सब बाजार की वजह से। इंडेक्स स्टॉक्स बनेगा, एक्शन स्टॉक्स पे रहेगा। अब आइए बैंक निफ्टी, खरीदना है, ये ड्रीम रेंज ये जो आएगी नहीं है 38,500 38,650 अगर आए वहाँ पे तो लेना है आपको। 38,350 का स्टॉप लॉस होगा। जो टारगेट बनेंगे 38,800 38,900 और 39,050 तीन छोटे टारगेट, 39,125 39,175 और ये 39,275 तक के टारगेट के लिए करनी है वहाँ पर खरीदारी, जो आएगा नहीं। जो एक्शनेबल रेंज है बैंक निफ्टी की वो नोट करिए, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 38,900 से 39,050 इस रेंज पर आने में एक बार जरूर चांस आपको लेना चाहिए खरीदने का। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा आपका 38,800 को, ये एक्शनेबल स्ट्रेटेजी ये ज़्यादा है। 39,125 175 और 275 तीन छोटे टारगेट, 39,325 400 मीडियम टारगेट, 39,550 और 39,600 तक के टारगेट के लिए। अगर बहुत ज़्यादा गैप से खुल गए या कुछ ऐसा हुआ 9:08 पे क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है वो मैं बताऊँगा। ठीक है सर, अब आइए बेचने के, और बेचने की राय सिर्फ एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए कल के हाइस के आसपास 39,550 के आसपास, वहाँ से लेकर 39,700 की रेंज में बेचेगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको रखना है 39,800 का, अगर ट्रिगर हो जाए तो काट लीजिए, खत्म कर लीजिए, ठीक है। टारगेट जो बनेंगे वो बनेंगे 39,425 39,325 और 39,275 तीन छोटे टारगेट हैं, 39,200 39,125 और 39,050 फाइनल टारगेट, बस इतने छोटे लेवल से आज सब छोटे छोटे दी बात, ठीक है। बट अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए मौका है सेल और बाय दोनों करने का बैंक निफ्टी पर। नई वीकली एक्सपायरी कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स वायदा कारोबार के? आपने पूछ लिया तो बता देता हूँ 17,400 ऊपर की तरफ, 40 लाख शेयर है ओपन इंटरेस्ट में, 35 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं, तो 17,400 के ऊपर निकल कर टिके 400 425 हल्की रुकावट की जगह। नीचे आपके लिए डेटा बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है, डिस्कस करने लायक है नहीं वीकली। और बैंक निफ्टी के तो बिल्कुल भी नहीं है। 10 लाख बस, तो आजकल मेरे लिए 10 लाख तो अभी आई डोंट फोकस भी नहीं कर रहा जब तक 1 करोड़ नहीं है। हाँ नहीं 1 करोड़ तो फिर ज़्यादा हो गया, लेकिन और बैंक निफ्टी में तो अभी तक नहीं आ रहा है। निफ्टी में भी क्या है, कम से कम 30-40 लाख तो होना चाहिए। बैंक निफ्टी में 15-20 लाख से कम में फिर मज़ा भी नहीं आता। राइट, ठीक है, हम आज बनेंगे डेटा या नहीं तो मंडे बनेंगे, देखते हैं, लेट्स सी। चलिए ठीक है। इंपॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट है, वहाँ पर है हमारी नज़र। आइए, जो अनिल जी कह रहे थे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, हमारे बाजारों पर कहाँ पर दिख सकता है ये एक्शन, कौन सी है खबरें, कौन से ट्रिगर्स और क्या कह रही हैं ब्रोकरेजेस, जानते हैं। कुशल, नुपुर और आशीष है हमारे साथ तैयार। कुशल, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और खबरें आज की क्या कह रही हैं। माफ कीजिए, कुशल तो है नहीं, अरमान है, सॉरी। नुपुर से कब से ऐसा कैसा वर्कआउट कर रहा है कि 2 दिन में इतना असर आ गया। हम तो साले इतना रोज लगे हुए फिर भी कुछ होता नहीं है, इमीडिएट ट्रांसफर। चलिए नुपुर से करते हैं शुरुआत। नुपुर बताइए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आईपीओ से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट का आज आईपीओ बंद होने वाला है। अब तक ये 7.6 टाइम्स से बढ़ चुका है। और आज इंटरेस्टिंगली देखें तो 2 नए लॉन्चेस है। हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर आज लॉन्च होने वाला है, और महिंद्रा XUV 300 स्पोर्ट्स कार भी आज लॉन्च होने वाली है, जो कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में आती है। बिजनेस अपडेट, जहां हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, टाइटन काफ़ी बढ़िया स्ट्रॉन्ग नंबर्स है। 12 से 15% की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन थी, 18% की आई है ओवरऑल सेल्स ग्रोथ। ज्वेलरी सेगमेंट में भी 18% की ग्रोथ है। वॉचेस में इनफैक्ट 20% की ग्रोथ इस बार आती दिखी है। सिर्फ टाइटन नहीं, कल्याण ज्वेलर्स के नंबर जो अभी थोड़ी देर पहले आए वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर Q2 नंबर्स देखें तो 20% की कंसोलिडेटेड ग्रोथ यहाँ पे दिखी है रेवेन्यूज़ में। इंडिया बिजनेस में भी इस बार उन्हें 14% की ग्रोथ आती दिखी है। डाबर की बात करें तो नंबर्स काफ़ी सॉफ्ट है या म्यूटेड है, लेकिन
मैरिको और जीसीपीएल से कंपेयर करें तो बेटर है। उनकी जो कंसोलिडेटेड आय है वहाँ पे 5% की ग्रोथ की इस बार एक्सपेक्टेशन है। हालांकि जो मार्जिन है, जैसे कि हम सारी कंपनीज में देख रहे हैं, यहाँ पे 150 से 200 बेसिस पॉइंट की गिरावट की उम्मीद है। अगर वो देखें 22% के मार्जिन थे पिछले साल, तो करीबन 20-20.5% के आसपास इस बार आ सकते हैं। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक काफ़ी बढ़िया नंबर से जो ग्रॉस एडवांसेस है वो 20% से बढ़कर आए। वाई बेसिस पे डिसबर्समेंट्स भी 22% से इस बार ऊपर है। वेरॉक इंजीनियरिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, क्योंकि कंपनी की जो लाइटिंग कारोबार की बिक्री डील हुई थी उसमें अब बदलाव नजर आए। डील की जो कीमत है वो घटा दी गई है। पहले ये डील 600 मिलियन यूरोस करीबन 4,837 करोड़ में होने वाली थी, वो अब कम करके 520 मिलियन यूरोस कर दिए, जो 4,200 करोड़ के आसपास की है। और कंपनी जो लिटिगेशन चार्जेस है, लिटिगेशन से रिलेटेड जो भी चार्जेस होंगे 412 करोड़ के, वो भी पे करेगी। ओके, तो डील का साइज घटा दिया है और कुछ लिटिगेशन चार्जेस भी कंपनी पे करने वाली है, तो वरॉक पर रखिए नजर। और ऑफ कोर्स अपडेट्स तो इंपॉर्टेंट है ही। अरमान मौनिक, बताएं कौन सी खबरें आपके पास? जी, क्रिसिल, इकरा, केयर रेटिंग्स, कैनरा बैंक पर फोकस रखिएगा, क्योंकि सेबी ने जो ब्रिकवर्क रेटिंग है, उनका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया है। उसी के साथ साथ जो नए क्लाइंट्स जोड़ने के लिए भी उन्होंने पाबंदी लगा दी है और अगले 6 महीने में उन्हें पूरे कामकाज वाइंड अप करने के भी आदेश दिए हैं। उसका कारण ये है कि कई सारे उल्लंघन के चलते डिसीजन लिया गया है। कैनरा बैंक अगर आप देखेंगे तो जो ब्रिकवर्क रेटिंग है उनके प्रमोटर स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। क्वेस्कॉप, जहां पर सब्सिडरी सिम्प्लाइंस टेक्नोलॉजीज की 53% हिस्सेदारी है जो उन्होंने बेची है, और ये जो हिस्सेदारी बेची है वो लगभग उसके इंटरप्राइज वैल्यू जो बताई गई है वो 120 करोड़ की बताई गई है। इंडियन यूम पाइप, जिनको कंपनी को 194 करोड़ का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, और ये जो जल जीवन प्रोजेक्ट है, जो मिशन है, उसके चलते जो है ये प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखा है, और 24 महीने में इस प्रोजेक्ट को उन्हें पूरा करना है। ब्रोकिंग, क्लियरिंग, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेबी ने डीमेट डेबिट प्लेज इंस्ट्रक्शंस का जो दायरा है वो बढ़ा दिया है, और इस दायरे के अंदर अब जो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर म्यूचुअल फंड यूनिट्स के सौदे हैं वो भी अब इस दायरे के अंदर आते हुए दिखेंगे। यस बैंक पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आरबीआई से प्रशांत कुमार को 3 साल के लिए फिर से एमडी और सीईओ नियुक्ति की मंजूरी मिल चुकी है। और अंत में बल्क डील में रेडगेन ट्रेवल टेक्नोलॉजीज पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो वैगनर लिमिटेड है उन्होंने लगभग 57 लाख शेयर्स जो हैं वो बेचे हैं, वो लगभग 5.28% हिस्सेदारी है। और वहीं अगर निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने देखेंगे, उन्होंने 50 लाख लगभग 4.6% हिस्सेदारी जो है खरीदी है। ओके, तो कल टुवर्ड्स क्लोजिंग हमने बड़ी ब्लॉक डील होती हुई देखी थी, स्टॉक में भी स्पाइक आया। अब पता चल रहा है कि क्या हुआ था यहाँ पर। आइए अब डालते हैं नजर आज के पूरे ब्रोकरेज एक्शन पर आशीष के साथ FIR में। मॉर्निंग आशीष, पहले तो बताएं आज की टॉप ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। टाइटन पर सबकी नजरें हैं। यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स भी ढेर सारी आई हैं, लेकिन किसी ने भी टारगेट प्राइस या रेटिंग पे अपग्रेड नहीं किया है। लेकिन सबको बिक्री के आंकड़े काफी बढ़िया बोल रहे हैं कि एक और सरप्राइज यहाँ पर देखने को मिला। सिटी खरीदारी की राय को बरकरार रखे, 2970 के लक्ष्य लिए 2593 की क्लोजिंग है। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग दी, 2800 रुपये का लक्ष्य दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, 2902 रुपये का लक्ष्य दिया है। और मैक्वायरी भी देखे तो आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखें। सबसे ज्यादा बुलिश मैक्वायरी ने टाइटन पर 3100 रुपये का ऊंचा लक्ष्य दिया है। इसके अलावा ढेर सारे ऑटो स्टॉक्स हैं जो आपको अपने रडार पर रखने पड़ेंगे, क्योंकि जेफरीज की तरफ से बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि काफ़ी लंबी डाउन साइकिल के बाद अब यहाँ पर बिक्री में एक रिकवरी देखने को मिल रही है और इंडियन ऑटोज़ के लिए बच्चा समय शुरू होने वाला है। तो हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर जो है रेटिंग को कर दिया है अपग्रेड। पहले होल्ड की राय देते थे, अब खरीदारी की राय दे रहे हैं। लक्ष्य दे रहे पूरे 3000 रुपये का, 2640 की क्लोजिंग है। मारुति पर भी देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 10,250 से बढ़ाकर 11,250 कर दिया है। आयशर मोटर्स पर देखिए खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 3700 से बढ़ाकर 4,300। बजाज ऑटो खरीदारी की राय दी है लेकिन कर दिया है टारगेट कट, 4,500 से घटाकर 4,100 कर दिया है। हालांकि अभी भी करंट मार्केट प्राइस से ऊपर है, 3,595 की क्लोजिंग है। टीवीएस मोटर्स पर देखिए खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1200 से बढ़ाकर 1350 कर दिया है। और भारत फोर्स पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1025 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये तो है आपकी आज की टॉप रिपोर्ट्स, बट और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, गोल्डमैन सैक्स को बैंक बहुत पसंद आ रहे हैं, सबके ऊपर जो है रेटिंग निकाली है उन्होंने। देखिए आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य 980 से बढ़ाकर करीब 1060, 916 से लक्ष्य को बढ़ाकर 1007 कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लक्ष्य 654 से बढ़ाकर 728। कोटक पर देखिए खरीदारी की राय दे रहे हैं
2188 से बढ़ाकर 2351 कर दिया है। इंडसइंड बैंक यहाँ पर खरीदारी की राय दे रहे हैं 1187 से 1361। और SBI का यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1100 रुपये के लक्ष्य के लिए। और अंत में JB केमिकल्स यहाँ पर देखिए क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य में बढ़ोतरी की है। 1976 की क्लोजिंग चल रही है, लक्ष्य इन्होंने 2020 से बढ़ाकर 2300 कर दिया है। मान रहे कि मैनेजमेंट की तरफ से 15% गाइडेंस आ रही है रेवेन्यू ग्रोथ की, अपने आप में काफ़ी बढ़िया। इन्होंने भी अपने EPS के अनुमान में करीब 5 से 8% की बढ़ोतरी की है। तो JB केमिकल स्टॉक भी आपको रडार पर रखना होगा। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट जिन पर आज रहेगा आपको एक्शन। सबसे बढ़िया रिपोर्ट तो मारुति की दिखती है मुझे, 2 बड़े अपग्रेड है ना। मारुति जेफरीज ने भी बढ़ाया टारगेट 10,250 से 11,250 से 1,000 रुपये, और गोल्डमैन का टारगेट 10,500 का है ही। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जिन पर आपको करना है फोकस। आज दिखेगा एक्शन। एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है। आइए बिगुल के साथ करते हैं सबका स्वागत। वक्त है पिक ऑफ द डे का। सभी महानुभावों को सुप्रभात। बंसल जी करें शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे है मैकडॉवेल्स यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स। इसके साथ जाऊंगा, काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। 849 850 से 1 रुपए नीचे 849 का स्टॉप लॉस है। 895 895 के लक्ष्य के लिए मैकडॉवेल्स है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, तो मैकडॉवेल्स में खरीदारी करने की राय बंसल जी की तरफ से। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपका क्या इरादा है? सबसे पहले तो कविराज अनिल सिंघवी जी को प्रणाम और दीपांशु जी को प्रणाम। धन्यवाद। अनिल जी देखिए, कल आपकी कविता मैंने सुनी ट्विटर पर। उस समय अनिल जी मैं बंसल जी के यहाँ उच्च स्तरीय शिष्ट वार्ता के लिए गया हुआ था अनिल जी। हाँ। तो आपकी कविता सुनी अनिल जी, हम लोग स्तब्ध रह गए अनिल जी, और आपको इस अवतार में देखकर। मेरे कविता के साथ अनिल जी 2 पंक्तियां अभी भी हो जाएं। मेरी कविता के साथ ही वहाँ शो का समापन भी हो गया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी मीटिंग भी वही खत्म हो गई होगी कि बोले अब अनिल जी हुए। जब भी कभी ऐसा कार्यक्रम लंबा चल रहा हो और खत्म ना हो रहा हो तो मुझसे कविता पढ़वा लिया करें। पर इंटरेस्टिंग था सर, ये आउट ऑफ द ब्लू ये सरप्राइज अपीयरेंसेस आप डालते रहते हैं। नहीं, वो शैलेश लोढ़ा मेरे अच्छे मित्र हैं और उनका बड़ा वो शो शेमारू टीवी पर आता है, वाह भाई वाह। तो एक दिन ऐसे मिल गए कहीं हम, तो उन्होंने बोला एक दिन आइए। मैंने कहा चलो ये भी करके देखते हैं। जज की कुर्सी में मैंने मजा तो आता है, फील आते हो। ऐसा फील अच्छी आती है। अब मुझे समझ में आया, अच्छा एक तो काम कुछ नहीं करना। खैर अपने तो खैर वो ऑनरेरी जज हैं, जो प्रोफेशनल जज हैं उनके तो मजे हैं। मुझे लगा वो ये सबसे बढ़िया काम वही है, थोड़ा बहुत ताली बजानी होती है, वाह वाह करना होता है, हंसना होता है, और बीच में एक आध कोई डायलॉग मार दो बस, उसके पैसे मिल जाए तो कहने क्या। तो आई थिंक और भी बेहतर प्रोफेशन है। दीप हम क्या फंस गए, हम हमारी सोच ही है ना बड़ी नहीं हो रही। हमें लगता है हम जो कर रहे हैं सबसे बेस्ट है। एनीवे धन्यवाद कुणाल जी, ठीक तो थी ना? अनिल जी बहुत बढ़िया कविता थी। और अनिल जी इसी के साथ अनिल जी एक नया हमारे सामने विकल्प आ गया है। तो अनिल जी जब कभी बाजार गिरेगा, जब संकट में होंगे, अनिल जी आपसे कविता पाठ की प्रार्थना करेंगे। अनिल जी देखो, ज्यादा तारीफ कर दी ना तो मैं सुमित जी की तरह लिखना भी शुरू कर दूंगा। फिर ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो दूसरों की पढ़ी हुई है, दूसरों की लिखी हुई पढ़ी है। एनीवे धन्यवाद सर, आपने एटलीस्ट सुना तो सही, वही बड़ी बात है। बताएं कुणाल जी, अब पिक ऑफ द डे। अनिल जी देखिए, पिक ऑफ द डे में रिपीट परफॉर्मेंस है। कल भी मैंने और राकेश जी ने खरीदारी की राय दी थी। स्टॉक का नाम है IRCTC, जिस पर हमने कल भी पिक ऑफ द डे दिया था, तो आज भी मैं दे रहा हूं। और उसकी वजह है कि बंदी बड़ी अच्छी आई कल, और मुझे लगता है कि आज भी इसमें तेजी कायम रहेगी। मेरा लक्ष्य स्टॉक में 760 रुपये का है, तो मौजूदा स्तरों पर बाय करके चले। 720 रुपये पर 720 पर स्टॉप लॉस रख लें, छोटा सा स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट होगा 745 रुपये का। इवेंचुअली स्टॉक 755 760 के लेवल्स दिखाए। ओके, तो यहाँ पर करनी है खरीदारी IRCTC में। आपके लिए कुणाल जी की राय 720 का स्टॉप। हिमांशु जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी कैश सेगमेंट का स्टॉक है पिक ऑफ द डे के तौर पर। स्टॉक का नाम है HBL पावर, जो कि एक बहुत ही शानदार कप एंड हैंडल पैटर्न में से खुले नीले आकाश में ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है।
स्टॉक की क्लोजिंग है 103 रुपए की। 100 रुपए से 1 रुपए कम यानी कि 99 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 115 रुपए तक का टारगेट मुझे लगता है कि यहाँ पर आते हुए नजर आ सकता है। HBL पावर मेरी तरफ से आज के लिए पिक ऑफ द डे। HBL पावर में करें खरीदारी, ये है पिक ऑफ द डे। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपको क्या पसंद है, लेंगे या देंगे? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी यहाँ पर खरीदारी ही करनी है। इनफैक्ट जो स्टॉक है वो काफी बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है थ्रू आउट द वीक। एक अच्छी शॉर्ट रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में अनलॉक हुई थी एट द बिगिनिंग, और कल के सत्र में भी ऑलमोस्ट एट डेज हाई इसने क्लोजिंग दी थी। स्टॉक का नाम है कोल इंडिया। जिस तरीके से 230 के कॉल राइटर्स थोड़े से बैकफुट पे चले गए, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम जो मिला है वो और भी कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए थ्रू आउट द डे। लगभग 240-242 के आसपास के स्विंग की एक्सपेक्टेशन होगी। खरीदारी करनी है कोल इंडिया में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 230। और कल क्लोजिंग वाले शो में हिमांशु जी आपको भी पसंद आया था ना कोल इंडिया, मेरे को जहां तक मुझे याद है शायद कॉल ऑप्शन दिया था आपने, करेक्ट? जी जी अनिल जी। तो धन्यवाद दो जी, मुझे जी बोलने से कुछ नहीं हुआ, सचिन जी को धन्यवाद दो। सचिन जी थैंक यू सो मच। देखो डायरेक्टली सामने बैठ रहे हैं, अगर आप नहीं होते शो में या सचिन जी नहीं होते तो मैं इनडायरेक्टली मेरी जरूरत पड़ती मैं पहुंचा देता, लेकिन आप हैं ही साथ में तो फिर क्या कहने। चलिए आइए सुमित जी से करते हैं मुलाकात। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अरे अनिल जी मेरे को लगता है आज तो गुड मॉर्निंग के बदले बोलना चाहिए वाह भाई वाह। अरे क्या बात है, मैं वही सोचा, मैंने कहा आवाज में इतना जोश सुमित जी के, क्या बात है। सुमित जी मजा आ गया, कंपटीशन मिल गया ना सुमित जी को। नहीं सुमित जी का मेरा कोई कंपटीशन नहीं। कहाँ, सुमित जी आशु कवि तुरंत बना दे ऐसा, मैं दूसरों की कविता पढ़ने वाला आदमी, सुमित जी तो अलग ही लीग में एकदम। हाँ बिल्कुल 100%। और मैं जी सुमित जी कंपटीशन वाला कोई सीन नहीं है। कल वाला सीन देख के तो मैं चौंक गया, मैंने कहा अचानक से कविता कहाँ से निकली है और वो सीरियल के नाम के साथ वाह भाई वाह। मैंने बोला मैं जाने का सोच रहा था, यार अनिल जी पहुंच चुके हैं वहां पर ऑलरेडी। अरे बिल्कुल, आपकी जब इच्छा हो मुझे बताइएगा, आपको भी उस सिंहासन पे बिठाएंगे, आनंद आएगा। धन्यवाद सुनील जी, बताएं सर। मैं अनिल जी अच्छा लगा, देख के मजा आया और बहुत अच्छा फील हुआ। जितना अच्छा फील आपको वहां बैठ के हुआ होगा उतना मुझे यहाँ देख के हुआ। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। तो अनिल जी अब पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक मेरे रडार पे है वो है L&T। L&T के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। लास्ट 2 दिनों में स्टॉक एक अच्छा मूव नीचे से ऊपर की तरफ दिखा रहा है। 1910 के आसपास लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें L&T के अंदर, नीचे में 1870 का इसके अंदर सपोर्ट बन रहा है तो वो स्टॉप लॉस होगा। और ऊपर में जो टारगेट आज और 1-2 दिनों में L&T में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं, 1960 रुपए से लेके 1975 रुपए तक के लेवल L&T में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें L&T 1870 के स्टॉप लॉस से 1960 और 1975 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए L&T जिस पर आपको करनी है खरीदारी। एक्सपर्ट्स के रेडार पर ये भी रिसेंटली आपको आते हुए दिखा है। पर टाइटन बहुत ही दमदार अपडेट्स आए जिससे हम बात भी कर रहे थे। ग्रोथ अच्छी रही है, 18% ओवरऑल बेस रही है, वो भी अच्छी बेस पर आपने 18% ग्रोथ दिखाई है। बंसल जी चार्ट्स टाइटन के 2600 पर क्या कहता है सर? दीपांशु टाइटन का टेक्निकल चार्ट देखें तो चार्ट तो इसका एकदम बढ़िया है, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है दीपांशु अगर है तो होल्ड की राय है, और थोड़ा सा ऊपर जाएगा दीपांशु 2600 रुपए के ऊपर निकलेगा तब फ्रेश खरीदारी की राय होगी। 200 के ऊपर फ्रेश खरीदारी की राय रहेगी, लगभग वहीं पर है, बट इस पर रखनी है नजर। देखते हैं किस तरह का एक्शन ये आपको दिखा सकता है। वरॉक इंजीनियरिंग, कुणाल जी ये इंटरेस्टिंग है। जब इन्होंने लाइटिंग कारोबार बेचा था तब फोकस में आया था, तब बड़ा मूव भी आया था। टोटल डील का साइज बढ़ाया है, करीब 4800 करोड़ से घटाकर 4200 करोड़ किया, फिर 400 करोड़ का एक IPR इन्फ्रिंजमेंट का भुगतान भी करने वाली कंपनी। जरा राय दें सर वरॉक के चार्ट पर, अगर आज थोड़ी गिरावट आती है तो अगला सपोर्ट कहां पर आएगा? देखिए ओवरऑल देखें तो दीपांशु काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है स्टॉक, और एक बड़ा सपोर्ट है 325 रुपए के आसपास। तो मुझे लगता है कि अगला सपोर्ट वो है 325 का लेवल टूटा तो गिरावट और गहराएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 325-320 के लेवल्स बहुत मजबूत सपोर्ट लेवल्स है, और वहां से पूरी उम्मीद है कि आपको एक अच्छा पुलबैक देखने को मिलेगा। एक अच्छा पुलबैक आ सकता है वरॉक, देखते हैं आज कैसे रिएक्ट करता है इस खबर के दम पर। डाबर, इसके भी आए अपडेट्स और उतने खराब नहीं है जितना रिसेंटली हमने मैरिको या फिर GCPL से देखे थे। हिमांशु जी चार्ट्स क्या कहती है सर डाबर की? दीपांशु चार्ट्स मुझे लगता है कुछ ज्यादा नेगेटिविटी जो है वो प्राइसिंग करके फिलहाल चल रहा है, और अगर मैं प्योरली प्राइस एक्शन की बात करूं तो एक बहुत ही साइडवेज प्राइस एक्शन है फिलहाल यहाँ पर।
लोअर एंड पर 535-540 रुपए का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। जब तक स्टॉक उसके ऊपर बना हुआ है, मुझे लगता है कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है, जिसमें 575 और 540 रुपए की 30 रुपए 35 रुपए की रेंज में यहाँ पर शायद एक्सटेंड कंसोलिडेशन जो ये है ये एक्सटेंड होती हुई नजर आए। डाबर इस पर रखें नजर। कल वैसे डेज लो पर बंद हुआ था, 1.5% नीचे था। सचिन जी, हीरो मोटो आज अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर हीरो वीडा लॉन्च करने वाले हैं। कल भी एक्शन में था, ऑटोज वैसे भी फोकस में रहे, आज तो कई सारी रिपोर्ट्स भी हैं ऑटो सेक्टर को लेकर। चार्ट्स क्या कहती है सर हीरो मोटो कॉप के? दीपांशु, लगातार 3 हफ्तों से यहाँ पर एक गिरावट की ट्रेंड थी एंड पिछले हफ्ते से थोड़ी सी मुझे लग रहा है साइडवेज हो चुकी थी। तो जिस तरीके से फिलहाल इसने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिकॉन्कर किया है, इमीडिएट रेजिस्टेंस उसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो लगभग अराउंड 2680 के आसपास प्लेस्ड है। अगर ये निकल जाता है तो मुझे लग रहा है एक शानदार अपमूव नजर आनी चाहिए। 2800 के पहले कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है स्टॉक में। सो अगर डिक्लाइन भी मिलते हैं तो मुझे लग रहा है यहाँ पर खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना चाहिए अराउंड 2560 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। मोटोकॉप ये भी रहेगा फोकस में। सुमित जी, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक दमदार अपडेट इसके आते हुए देखे हैं। टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड कॉलम में थोड़ा पॉजिटिव एक्शन भी इसमें देखा था। इक्विटास के चार्ट देखे सर, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक। दीपांशु, एग्जैक्ट 200 डीएमए के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक बार ये 50-51 का लेवल एक अच्छे से कन्विंसिंगली ब्रेकआउट देगा और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर स्टॉक के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। 50-51 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे स्टॉक में 15 से 20% का मूव आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिलेगा। ऊपर में टारगेट 56 रुपए से लेके 60 रुपए तक के इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो डिप्स में इसमें खरीदारी कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें। नीचे में 46, 50, 47 ये सपोर्ट बनेगा तो 47 के नीचे का इसके अंदर स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 56 रुपए से लेके 60 रुपए तक के लेवल आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक अपडेट भी इनका अच्छा रहा है। अब देखते हैं आज ट्रेड में किस तरह का एक्शन ये आपको दिखा सकता है। नाइका, ये इंटरेस्टिंग रहेगा, जरा इस पर भी एक बार राय ली जाए। बंसल जी, नाइका का चार्ट देखें, यूएई में एंटर करने वाली है। कल इन्होंने डील का अनाउंसमेंट किया था, वैसे तो डेज लो पर बंद हुआ, इस पर कोई राय? इसका टेक्निकल चार्ट देखें तो चार्ट तो इसका काफी खराब है। इनफैक्ट हर उछाल पे बिकवाली हो रही है और टेक्निकली दीपांशु यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि कुछ भी नहीं करना चाहिए। 1284-85 के अराउंड चल रहा है। 1350 के ऊपर निकले तब इसको एक बार ऑब्जर्व करना चाहिए कि लेना है कि नहीं लेना है। एज स्टॉक एज ऑफ नाउ इज अ सेल ऑन रैली काइंड ऑफ अ स्टॉक, बिल्कुल अवॉइड करें इसको। सेल ऑन रैली है, बिल्कुल अवॉइड करें। नाइका ये है आपके लिए राय इस काउंटर पर? बिल्कुल कंप्लीट। इतना भी ज्यादा क्यों? तो इसको अवॉइड करके आईटीसी ले ले बंसल जी। देखिए अनिल जी, आईटीसी तो लेना ही चाहिए और अनिल जी आईटीसी पे तो मैं वेट कर रहा हूं। आपने बात करी अनिल जी, अगर आप ध्यान दें तो जैसे इलास्टिक इनइलास्टिक डिमांड की बात करते हैं, सिगरेट के अनिल जी दाम बढ़े हुए 2 साल हो गए। आईटीसी ने 2 साल पहले दाम बढ़ाए थे तो इट्स हाई टाइम सिगरेट के दाम में अनिल जी रिवीजन होगा। मैंने चैनल चेक करा अनिल जी, और किसी को अनिल जी अगर चैनल चेक करना हो तो दिल्ली में वसंत विहार पीवीआर कॉम्प्लेक्स के वहां जाए। अनिल जी लाइन से शॉप्स है तो पूरा चैनल चेक करके आया हूं। सिगरेट के दाम बढ़ेंगे और जब बढ़ेंगे तो फिर आईटीसी का जो स्टॉक प्राइस है हाथ नहीं आएगा। तो इन दामों पे सबसे सेफ बेट आईटीसी है। बाय टाइट, होल्ड टाइट, सिट टाइट। ओके, कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं? उससे पहले बंसल जी, मेरा सवाल ये है, चैनल चेक का आपका प्रोसेस क्या है? ऑथेंटिक है कि नहीं वो मैं जानना चाहता हूँ। मतलब खाली देख देख के करते हैं या प्रोडक्ट्स का सेवन करके भी? नहीं अनिल जी, देखिए आप प्रोडक्ट के सेवन करने की तो अनिल जी उम्र जा चुकी है। अभी इस उम्र में तो अनिल जी इतनी अवेयरनेस है। जब आप कॉलेज में थे तब अनिल जी इतनी अवेयरनेस नहीं थी, अब तो अनिल जी इतनी अवेयरनेस है तो प्रोडक्ट को ट्राई करने का तो अनिल जी कोई वो नहीं है। बट अनिल जी शॉपकीपर से भी अनिल जी बात करता हूँ और जो ले रहे होते हैं ना उनसे भी बात करता हूँ। बट जो पुरुष कस्टमर होते हैं अनिल जी उन्हीं से वार्तालाप करता हूँ। महिला कस्टमर से अगर आप वार्तालाप करो तो कई बार उल्टा लिया जाता है। तो अच्छे से अनिल जी चैनल चेक करता हूँ अनिल जी। तो कुल मिला के है कि बंसल जी का इतना लंबा अनुभव है कि उन्हें अब प्रोडक्ट्स का सेवन करने की जरूरत नहीं, बात करके ही पता लगा लेते हैं कौन सा बिक रहा है, कितना बिक रहा है, क्यों बिक रहा है। क्यों कुणाल जी? अनिल जी देखिए, एक गलती की है बंसल जी ने। अनिल जी अभी कह रहे थे कि नाइका को न लें और उसका जो डिमांड है अभी डिमांड इन इलास्टिसिटी की बात कर रहे थे। तो अनिल जी नाइका के भी प्रोडक्ट्स की डिमांड इलास्टिक नहीं है, तो वहां पर भी अनिल जी जिसको लेना है उसको लेना ही है। और आप अनिल जी अभी तक किसी ने मुझे बताया नहीं कि इस बार कितनी शादियां हो रही हैं,
तो मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब वो रिपोर्ट आएगी जिसमें बताया जाएगा इस साल इतनी शादियां हैं अभी नवंबर के सीजन में। तो अनिल जी सीजन आने वाला है, डेफिनेटली वहां पर भी डिमांड बढ़ेगी अनिल, मतलब उसका भी चैनल चेक बंसल जी से करवा लें। बंसल जी वीकेंड के लिए आपके पास काम आ गया, लगे रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, ढूंढते रहो। लेकिन हाँ चार्ट्स पे तो अच्छा एक मिनट, बंसल जी का सपोर्ट करते थोड़ा। कुणाल जी चार्ट्स पे क्या खरीदेंगे, नायका या आईटीसी बताओ। नहीं अनिल जी चार्ट पर तो आईटीसी ही खरीदेंगे, नायका का चार्ट तो कमजोर है। लेकिन अनिल जी मुद्दा ये है कि अनिल जी इतनी शादियां होने वाली अनिल जी, तो ये जो शादी से रिलेटेड शेयर्स है इस पर ध्यान देना चाहिए अनिल जी। ठीक बात है, बिल्कुल ये बात तो सही। वापस बिजी वेडिंग सीजन शुरू होने वाला है, मेरे ख्याल से नवंबर के अंत से शुरू होगा, जो जनवरी फरवरी तक चलेगा। 3-4 महीने का बड़ा सीजन चलेगा। ओके, फोकस रहेगा उस पर भी। आशीष से थोड़ी रिसर्च भी कराते हैं इस पर। आइए कुछ और काउंटर्स जहां पर एक क्विक व्यू ले लिया है। इंडियन ह्यूम, ये इंटरेस्टिंग रहेगा, करीब 200 करोड़ के ऑर्डर्स भी इन्हें मिले हैं, ये काउंटर रेडार पर रहेगा। सुमित जी इंडियन ह्यूम पाइप जरा इस पर नजर डालें, 200 करोड़ का ऑर्डर मिला है, कल थोड़ा एक्शन में था, 2.5% ऊपर बंद हुआ था। दीपांशु इंडियन ह्यूम में वैसे तो देखोगे तो पिछले 7-8 दिनों से करेक्शन है, लेकिन हाँ कल से स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटम बिल्डअप हुआ है। तो स्टॉक का जो नीचे पे सपोर्ट है वो 155-157 है, 155-157। अगर ये लेवल टूटेंगे तब तो स्टॉक में गिरावट आएगी। जब तक ये लेवल नहीं टूटते तब तक इंडियन ह्यूम पाइप में एक बाउंस बैक, एक पुल बैक यहाँ से देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर ऊपर में 175 रुपए से लेके 180 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो 155-157 का लॉन्ग पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए, 175 या 180 तक के टारगेट्स के लिए। वेस्टकॉप ये भी रेडार पर रहने वाला है, थोड़ी इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग करी है। एक इनकी सब्सिडरी है सिम्प्लायंस टेक्नोलॉजी, जिसमें हिस्सेदारी इन्होंने बेची है 120 करोड़ के एंटरप्राइज वैल्यू पर। सचिन जी क्वेस्टकॉप का चार्ट देखें, शायद बाजार को इसका थोड़ा अनुमान भी लग गया था। आज मैनेजमेंट ही हमारे साथ जुड़ने वाला है, बट चार्ट्स क्या कहता है सर क्वेस्टकॉप? दीपांशु काफी स्टेबल हो चुका है काउंटर, इनफैक्ट लगातार यहाँ पर पिछले 8 महीनों से एक अच्छा सपोर्ट बेस नजर आ रहा था 550-580 जोन के आसपास, और वही से एक अच्छा रिबाउंड हुआ है। तो इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से स्ट्रक्चर है 730 के पहले कोई मेजर रेजिस्टेंस या हर्डल नहीं है, तो यहाँ तक तो जाने की उम्मीद जरूर रखनी चाहिए। एंड ऑन द लोअर साइड जो एक सपोर्ट बन गया है 570 के आसपास का, तो वहीं पे आपको स्टॉप लॉसेस लगाने हैं, खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने हैं। ओके, तो ये है आपके लिए क्वेस्टकॉप, रेडार पर रखते हैं, और आज मैनेजमेंट भी आएगा, इसके बारे में थोड़ी और डिटेल्स भी हम जानेंगे। 10:10 पर मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ने वाला है। मारुति सुजुकी, ये इंटरेस्टिंग रहेगा, ऑटोज पर तो लगातार बढ़िया रिपोर्ट्स आ रही है। हिमांशु जी मारुति का चार्ट देखें सर, गोल्डमैन सैक्स का 10,500 का टारगेट है, जेफरीज का 11,250 का टारगेट है। फिलहाल चार्ट्स क्या कहती है सर 8,700 पर? दीपांशु देखिए, एक नया 52 वीक हाई बनाने के बाद स्टॉक में एकाएक शार्प करेक्शन देखने को मिली, और फिलहाल इमीडिएट शॉर्ट टर्म चार्ट्स में मुझे लगता है कि फिलहाल अभी मोमेंटम मिसिंग है। जब तक वापस से स्टॉक 9,000 के ऊपर नहीं चलता, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इमीडिएट कोई बहुत बड़ी तेजी आते हुए देखने को मिलेगी। तो फिलहाल मुझे लगता है कि शायद शॉर्ट टर्म में फिलहाल एक करेक्शन मोड में स्टॉक है। 9,000 के ऊपर निकलने का मैं वेट करना चाहूंगा, और अगर 9,000 के ऊपर ये स्टॉक वापस चलता है तो फिर से वापस से नए हाइज का सिलसिला यहाँ पर बनता हुआ शुरू होगा। लोअर एंड पर इमीडिएट जो पहला सपोर्ट है वो लगभग 8,500 पर है। 8500 रुपए का एक इंपॉर्टेंट अहम लेवल है। जब तक ये स्टॉक उसके ऊपर बना हुआ है तो हो सकता है कि ये करेक्शन शायद यहीं पर थमती हुई नजर आए, अन्यथा इसके बाद अगर ये स्टॉक 8,500 यानी कि 8500 का लेवल तोड़ता है तो 8,200 8,150 के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, वहां तक भी स्टॉक शायद शॉर्ट टर्म में सपोर्ट टेस्ट करता हुआ नजर आए। ओके, तो ये है राय आपके लिए मारुति पर। बड़े बड़े टारगेट आए हैं बड़ी बड़ी ब्रोकरेजेस की तरफ से, सबको चाहिए मारुति 5 डिजिट में 10,250 11,250 दो बड़े टारगेट आते हुए ब्रोकरेजेस की तरफ से। जितने बड़े टारगेट 2 ब्रोकरेजेस की तरफ से आए, उतने ही 2 बड़े एक्सपर्ट और आ चुके हैं। हाँ, वागले साहब और सिद्धार्थ सेदानी साहब दोनों का किया जाए स्वागत। वागले साहब सुप्रभात, बनाए सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे है डेल्टा कॉर्प। कल इसमें एक फ्रेश मूव की शुरुआत हुई है, 220 के ऊपर ये बंद हुआ है। मुझे लगता है ये मूव में अगले 2 से 3 दिनों में ये 240 245 तक जा सकता है। इंट्राडे अगर बात करेंगे तो आज का टारगेट 232 200 233 234 तक जा सकता है। 4-5% की मूव आज के दिन में ही आ सकती है। आपका एक 218 का क्लोज स्टॉप लॉस होना चाहिए, और टारगेट 231 आज का, लेकिन पोजिशनली 240 245 का टारगेट मुझे दिखता है। लगता है
बैंड में पहुंचा के छोड़ेंगे वागले साहब वापस से है जिस हिसाब से वापस डेल्टा में, वैसे डेल्टा में लगभग सारे एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन है और सबसे ज़्यादा बुलिश है आशु जी, 3 साल के लिए बुलिश है डेल्टा कॉप पर। हाँ बाय द वे, अच्छा कल तो मुलाकात हुई थी ना आप लोगों की, फोटो वोटो मैंने देखी आशु जी ने कोई डेल्टा कॉप में आपको ले जाने का कोई फिर से नया वादा किया है कुणाल जी? अनिल जी देखिए, आशु जी ने वायदा किया है कि अगर अनिल जी आप तैयार हो जाएं तो अनिल जी आशु जी हम सबकी व्यवस्था कराएंगे गोवा में। गोवा से तो उनका प्रेम जग जाहिर है अनिल जी, तो गोवा में वो सबको लेकर के जाएंगे, वहां से शोज करेंगे। इसके लिए उन्होंने पूरी व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है, प्रोवाइडेड आप उसके लिए तैयार हो जाएं अनिल जी, तो सारा दारोमदार आप पर है। समझना है, इसका मतलब ये कभी मत समझना दीप कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हूँ इसलिए मेरे को तैयार कर, मैं तैयार हो जाऊँ सब हो जाए। इसका मतलब ये है कि सब लोग जाएंगे और मुझे तैयार होना ताकि बिल मुझे ही पे करना है तो आप ही पे हाँ, मैं CS और मारवाड़ी हूँ, करेला और नीम चढ़ा हूँ तो आशु जी के बहकावे में इतना जल्दी मैं आने वाला हूँ नहीं मैं बिल्कुल समझ गया। नहीं तो मेरा क्या दारोमदार मुझे बताओ, जिसको जाना चले जाएगा बराबर है। अनिल जी तैयार हो जाए तो अनिल जी के तैयार होने का मतलब ये है कि अनिल जी है ना जी। वागले साहब कुछ अपनी विशेष टिप्पणी देना चाहते हैं? जी सर। अनिल जी मैं आपको एक सजेशन देना चाहता जी हूँ। जी प्लीज। आप ना अपने अपीयरेंस फी चार्ज कर लीजिए, जैसे कि शाहरुख खान बड़े बड़े लोग चार्ज करते हैं इवेंट्स में जाने के लिए। तो मतलब इतने मुझे दे दो तो मैं आऊंगा, तो फिर आप यू विल बी टेकन केयर ऑफ। अच्छा, मुझे लगा कि मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगा, मुझे जाने के लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे सामने से मुझे बुलाओ पैसे ले लो। अरे इतना प्रेम है लोगों का, उसकी कोई प्राइस ही नहीं है। इसलिए एक दिन पहले भी बात निकली थी वागले साहब के, और मैं फिर से बताना भी चाहता हूँ कि मैं जितने भी अपीयरेंसेस जहाँ भी मैं जाता हूँ स्पीच देता हूँ, मैं कभी किसी से कोई चार्ज नहीं करता। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जिनका सिस्टम है, फॉर एग्जांपल एक सिंगापुर से मुझे किसी का आया था ऐसा इन्विटेशन कि आप इस बार हम तो पे करते ही है। तो फिर मैं उसका ये सिस्टम बनाता हूँ कि कहीं जहाँ चैरिटी में सही जगह जा सकता है वहाँ डायरेक्ट उनको पेमेंट कर सकता, आप उधर पे कर दीजिए। लेकिन क्या करना है, जब इतना प्रेम मिलता है, जाते हैं लोगों से मिलते हैं, तो वो जो आनंद है वो अलग है। बाकी तो क्या है, जितनी उम्र बढ़ती जाती है उतना खाना कम होता जाता है दाल रोटी तो खानी है। एनीवे, आइए सिद्धार्थ सिरानी साहब हमारे साथ तैयार है। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और सभी को। आज जो पिक ऑफ द डे है वो मकान नहीं घर बनाती है, और गोदरेज प्रॉपर्टी है पिक ऑफ द डे। बेहतरीन रियल एस्टेट की कंपनी, लीडिंग कंपनी, और Q1 जो पहली तिमाही में जो सेल्स देखे थे हमने, दमदार सेल्स देखे थे 2,500 करोड़ के, 2.8 मिलियन स्क्वायर फीट के। अब नए 3 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, एक NCR में, 2 वेस्टर्न रीजन में, जिसके प्री सेल्स बहुत दमदार है। तो मैं मानता हूं कि गोदरेज प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट में मुंबई में, वेस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ में अच्छा काम कर रही है, और बहुत बेहतरीन इन्वेंट्रीज की सेल हो रही है, तो उस पर खरीदारी की राय है। आज का जो टारगेट रहेगा वो 1285 का रहेगा। 1285 के टारगेट के लिए अगर लंबे समय के लिए आपने गोदरेज प्रॉपर्टी रख लिया तो 1900 के करीब भी जा सकता है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज पे आज पिक ऑफ द डे। 1900 सिद्धार्थ जी सही सुना? लंबे समय के लिए, 9 से 12 महीने के लिए। एक शेयर का दाम कि 2 का? 9 से 12 महीने। नहीं 9 से 12 महीना ठीक है। मैंने कहा कि एक शेयर का दाम है कि 2 का 1900 रुपए। बड़े बड़े टारगेट आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए आज से सिद्धार्थ जी की तरफ से।